डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज शेयर कैपिटल। अंश पूंजी के बारे में आप पहले भी काफ़ी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसके प्रोविजंस को जानना पड़ेगा। इसके प्रोविजंस को हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। शेयर कैपिटल का मीनिंग आप सबसे पहले जान लीजिए कि जो कंपनी कैपिटल लगा रही है उसको कंपनी ने उसके हिस्से कर दिए हैं, उसके अंश कर दिए हैं और वो उस हिस्से को बेच रही है और बेचने के प्रतिफल में उसे कुछ रुपए प्राप्त हो रहे हैं। इसके दो फायदे हैं। पहला, एक बड़ा क्वांटम ऑफ मनी यानी कि अधिक मात्रा का जो पैसा है, पूंजी है, वो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मिलकर जो इकट्ठा नहीं कर सकते, जैसा कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो प्रमोटर्स हैं या आप डायरेक्टर्स कह लीजिए, उनको उन उनके मन में ये सवाल रहेगा कि वो इतना पैसा कैसे इकट्ठे करें। अगर बाज़ार से वो पूरी तरह से ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उनके लिए ये हो सकता है कि संभव ना हो, क्योंकि आजकल देखा गया है कि सिक्योर्ड लोन ही मिल रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन कोई देता नहीं। और इस कंडीशन में जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो उनको जितनी पूंजी चाहिए उस पूंजी में से जितना पार्ट ऋण में या डेट में कवर्ड हो सकता है, उसको हटाकर जो पूंजी बच रही है उसके वो हिस्से कर देते हैं, जिसको शेयर कैपिटल कहा जाता है। शेयर कैपिटल में से एक शेयर यदि कोई व्यक्ति लेता है तो प्रतिफल में उसे रुपए देने हैं कंपनी को, और जितना हिस्सा वो लेगा उतने हिस्से का वो स्वामित्व प्राप्त कर लेगा उस कंपनी में। यहाँ पर ये बहुत ख़ास बात है, दूसरे नंबर की बात है ये, कि जितना हिस्सा वो खरीदेगा उतना ही हिस्से का वो स्वामित्व प्राप्त कर लेगा, एज ए ओनर होगा, उसके पास वोटिंग राइट्स होंगे, और भी दूसरी जो चीज़ें हैं आप चैप्टर में आगे डिस्कस की जाएगी। तो शेयर कैपिटल में हिस्सेदारी हो गई और निवेश भी हो गया। अब क्योंकि हम फ्री मार्केट या परफेक्ट मार्केट की तरह से सब चीज़ों को देखते हैं, तो आज यदि किसी के पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है तो वो निवेश कर देगा, लेकिन कुछ समय बाद जब उसे उसी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तब क्या होगा? तब उसको लिक्विडिटी की यदि ज़रूरत पड़ती है तो वो उस अपनी हिस्सेदारी को बेच देगा। और ये फैसिलिटेशन कराता है, ये संभव कराता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में खरीदार भी होते हैं, बेचने वाले भी होते हैं। यदि किसी के पास सरप्लस मनी है, सरप्लस फंड है, तो वो निवेश करता है। किसी को पैसे की ज़रूरत है, ऋण चाहिए, तो वो ऋण ले लेता है। तो जिसके पास सरप्लस फंड है वो जिसको रिक्वायरमेंट है उसको दे देता है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन सभी फॉलो किया जाता है। शेयर कैपिटल के दो हिस्से हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल सामान्य है, आप अच्छी तरह समझते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डिविडेंड की प्रेफरेंस रहती है, श्योरिटी रहती है। तो हम इन टाइप्स पे ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। शेयर्स यदि किसी कंपनी ने इश्यू कर दिए हैं
उसको वो शेयर्स वापस खरीदने हैं या बायबैक करना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कंपनीज अच्छे खासे प्रीमियम पे शेयर इशू कर देती हैं और फिर डिस्काउंट पर खरीदने की कोशिश करती हैं। पहला ऐसा देखा गया है। इसीलिए द कंपनीज एक्ट 2013 में ये प्रावधान लाया गया कि जो कंपनी है वो इजीली इतना इजीली अपने शेयर्स को नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि इसमें रेगुलेशन का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि कंपनी को जब भी बायबैक करना होगा तब उसको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी और उसने वो प्रीमियम पे इशू किया था, डिस्काउंट पे इशू किया था, तो उसमें कैलकुलेशन अलग होगी। दूसरा ये है कि यदि किसी निवेशक ने उसमें पैसा दे रखा है और वो ये जज करता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं और कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसके जो इंटरेस्ट है, इसको कहा जाता है इन्वेस्टर इंटरेस्ट, वो फिर फॉलो नहीं हो पाते हैं। तो ये एक तरह की रिस्ट्रिक्शन थी कि खुद के जब शेयर वो बायबैक करें, या फिर दूसरी कंडीशन आती है कि होल्डिंग जो कंपनी है उसको वो बायबैक करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दें। तो इसके अपने प्रोविजंस हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन है और डायरेक्टर्स की सहमति है, इन्वेस्टर्स की सहमति है, शेयर होल्डर्स हैं, रजिस्ट्रार को इंटीमेशन है। तो इतना आसान नहीं है कि वो बाय बैक कर पाए। तो कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट करता है किसी भी कंपनी को कि वो बाय बैक नहीं कर सकते। अब फर्दर इशू ऑफ कैपिटल की बात करें, प्रोसीजर में बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ में आपके स्पेशल रेजोल्यूशन और शेयर होल्डर्स की सहमति, रजिस्ट्रार को इंटीमेशन और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के जो रूल्स, नोटिफाइड रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए बायबैक करना होता है। और फर्दर इशू के लिए हमने बहुत सारे प्रोविज़न्स देखे हुए हैं और इसमें एक जगह आता है कि जो हमारा कैपिटल क्लॉज है उसमें ऑल्टरेशन के लिए क्या किया जा सकता है, उसके जो कैपिटल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं उनमें ऑल्टरेशन के लिए क्या किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि ऐसा करने के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी और आर्टिकल और मेमोरेंडम में इसको नोटिफाई किया जाएगा, डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन इसमें लगेगा और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ओपिनियन और उनकी रिकमेंडेशन भी इसमें देखी जाएगी। तो इस तरह से कैपिटल क्लाउज में हम बदलाव कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब बात आती है स्वेट इक्विटी से शेयर्स की। स्वेट इक्विटी शेयर्स, यदि कोई कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को और डायरेक्टर्स अपने एम्प्लॉयज़ को स्पेसिफिकली या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को यदि किसी कंसिडरेशन के लिए अभी शेयर इशू करती है तो उसे स्वेट इक्विटी शेयर कहा जाता है। और इसमें अम, जो उसका जो प्रीमियम अमाउंट है या फेस वैल्यू जो है वो सभी बहुत अच्छे से इंगित होनी चाहिए और किस चीज़ की कंसिडरेशन में ये सब दिए जा रहे हैं वो पता होना चाहिए। इन्फोसिस का नाम आता है जब स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात आती है, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा इन्फोसिस में स्वेट इक्विटी शेयर किस प्रकार इशू किए गए थे। एक अच्छा एग्जाम्पल है ये। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और
द कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रोविजंस हैं उनके अनुसार ही ये सब कार्य किया जा सकता है। इसमें भी रिजोल्यूशन की ज़रूरत होती है और जो कंसेंट है वो भी लेनी होती है। जहाँ तक बात आती है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और बोनस शेयर्स की, तो यहाँ पर ये देखना अत्यंत आवश्यक है कि जो द कंपनीज एक्ट 2013 है वो किसी भी कंपनी को प्रॉफिट्स के कैपिटलाइजेशन के लिए प्रोहिबिट नहीं करता है। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कंपनी को ये कहता हो कि आप अपने प्रॉफिट्स की प्लगिंग बैक ना करें। वो अपने जो प्रॉफिट में से रिटेन अर्निंग्स का पार्ट है उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है कि वो इस कैपिटलाइजेशन को फर्दर काम में ले, और हो सकता है कि शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड देने के काम में ले। लेकिन नॉर्मली ये देखा जाता है कि इस फंड को वो लोग जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं या कंपनी को आगे बढ़ाने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए कैपिटलाइज करते हैं। तो इस तरीके से जो शेयर कैपिटल वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है।